नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग वोकेशनल कोर फर्स्ट ईयर मेडिटेशनल प्लांट के इकाई प्रथम के टॉपिक तीसरे और चौथे के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग खेती एवं कटाई की प्रक्रिया, प्रसंस्करण एवं भंडारण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका PDF जो होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी मैंने इकाई प्रथम के टॉपिक फर्स्ट सेकंड पढ़ा दिए हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जाकर के देखिएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और वहाँ भी फॉलो करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आएगा। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए खेती और कटाई की प्रक्रिया। सबसे पहले हम इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग उसके आंसर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला यही है कि खेती और कटाई की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। फिर सेकंड है, खेती में भूमि की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा है, सिंचाई का खेत में क्या महत्व है। फसलों को कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग और सफाई क्यों आवश्यक है। कटाई के बाद फसलों को कैसे संग्रहित किया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है चौथा टॉपिक जो आता है प्रसंस्करण और भंडारण की प्रक्रिया में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रसंस्करण और भंडारण की प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। फिर 31 है, भंडारण से पहले फसल को सुखाना क्यों आवश्यक है। ठंडा भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर प्रसंस्करण के दौरान पैकेजिंग क्यों महत्वपूर्ण है। भंडारण में आधुनिक तकनीकें क्यों महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण में ग्रेडिंग और छटाई क्यों महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण और भंडारण की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा में कैसे मदद करती है। ये प्रोसेस आपको पूरी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं खेती और कटाई की प्रक्रिया का विस्तार में विवरण। खेती और कटाई कृषि जीवन चक्र की दो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। जो कृषि जीवन चक्र होते हैं उसमें खेती और कटाई जो होती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती हैं। जहाँ एक और खेती का अर्थ होता है फसल को उगाने की संपूर्ण प्रक्रिया, और वहीं कटाई का समय को दर्शाती है जब फसल पककर तैयार हो जाती है। तो खेती क्या होती है, फसल को पूर्णतः उगाने की प्रक्रिया होती है, और कटाई क्या होती है, उस समय को दर्शाती है जब हमारी फसल जो होती है पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है। और उसे खेत में एकत्रित किया जाता है। इन दोनों में कई उपकरण शामिल होते हैं जो किसान की मेहनत, मौसम और मिट्टी संसाधनों पर निर्भर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस देखेंगे, जो फुल प्रोसेस होती है अपन की खेती की, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर खेती करना है तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, जो मृदा होगी उसको तैयार करेंगे। तो भूमि की तैयारी यह सबसे पहला और आवश्यक चरण होता है, जिसमें खेत की जुताई और समतलीकरण और मिट्टी को भुरभुरा बनाना शामिल होता है। आप लोग देखते होंगे, अगर खेत वगैरह गांव से होंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले खेतों में क्या कराई जाती है, जुताई की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है मिट्टी को नरम बनाना ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें। पुरानी फसलों के अवशेष को हटाना, मिट्टी और वायु और पानी के संचार को बढ़ाना। तो इसका मिट्टी को नरम बनाना हो गया, और पुरानी फसल का अवशेष हटाना होगा, और मिट्टी में वायु और पानी के संचार को बढ़ाना। फिर इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आधुनिक समय में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे औजारों से जल्दी और प्रभावी तरीके से होता है ये। और पुराने समय में तो बैल वगैरह चलाया करते थे, लेकिन अभी आधुनिक समय है तो इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर से जुताई कराई जाती है। फिर उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग, सेकेंडली प्रोसेस में आएगा खाद्य और उर्वरकों का उपयोग। तो अच्छी फसल के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है। अच्छी फसल तभी होगी जब उसमें पोषक तत्व, इसलिए इसके लिए 3 प्रकार की खादों का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लोग कौन सी खादों का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खाद जैसे गोबर हो गया, हरी खाद हो गई, कंपोजिट, इनको खेत में डाला जाता है। फिर उसके बाद रासायनिक खाद, उर्वरक, यूरिया, DAP, पोटास आदि। फिर बायो फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, इनको सबको डाला जाता है। फिर ये करते क्या है,
यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। फिर तीसरी प्रोसेस में क्या आएगा, बीजों का चयन और बुवाई। तो बीज बोने से पहले अच्छे और रोग मुक्त बीजों का चयन किया जाता है। अब अगर हम लोग रोग मुक्त चयन करेंगे बीजों का तो वो उनसे कुछ उत्पन्न ही नहीं होगा। इसके बाद उन्हें उपचारित कर खेतों में बोया जाता है। फिर बुवाई का तरीका क्या क्या होता है, तो हाथों से बुवाई होती है, बीज ड्रिल मशीन से होती है, ड्रिप लाइन और रोपण विधि से होती है। बीजों को सही गहराई और दूरी पर बोने से फसल की गुणवत्ता और उपज में वृद्धि होती है। फिर आ जाता है सिंचाई की प्रोसेस, इरिगेशन की प्रोसेस। तो पानी को फसल की जान होता है, पानी फसल की जान होता है। फसलों की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नहर सिंचाई हो गई, टपक सिंचाई हो गई, फव्वारा विधि हो गई, कुएं और नलकूप आदि। वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में मानसून पर निर्भरता अधिक होती है। फिर निराई और गुड़ाई और कीट नियंत्रण की भी प्रोसेस होगी ना। तो फसल के साथ उगने वाली खरपतवार पौधे से पोषण छीन लेती है। जो फसल के साथ आप लोग देखते होंगे खरपतवार भी उगते हैं, उससे क्या करेंगे, पोषण छीन लेती है, इसलिए उन्हें निकालना जरूरी होता है। तो निराई गुड़ाई से जड़ों तक वायु पहुंचती है और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। फिर फसलों की देखभाल जो होती है, तो इस चरण में किसान फसल की स्थिति का निरीक्षण करता है और पौधों में वृद्धि और पत्ते की स्थिति, फूल फल आदि अगर कोई रोग दिखाई देता है तो उसका तुरंत उपाय किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है अपन की कटाई की प्रोसेस, हार्वेस्टिंग प्रोसेस। लेकिन जब आप लोग क्या लिखेंगे, खेती की पूरी प्रोसेस लिखेंगे तो उसमें कटाई की भी प्रक्रिया को शामिल करते हुए एकदम अंत तक लिखेंगे, जहाँ तक आप फसल को स्टोर करेंगे। और अगर कटाई आती है तो यहीं से लिखेंगे। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो उसे कटाई की जाती है। तो उसकी कटाई आप लोग देखते होंगे, जब फसल पूरी तरह पक जाएगी तो फिर उसको क्या करेंगे, कटाई की जाती है। यह एक नाजुक कार्य होता है क्योंकि इस समय अनाज खराब होने या झड़ने का डर रहता है। फिर फसल पकने की पहचान क्या होती है। हर फसल के पकने का संकेत अलग अलग होता है। जैसे गेहूं की बालियां आप लोग देखते होंगे, ऐसे क्या होती है, ये गेहूं की बाली ऐसे 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 निकला हो जाता है, ऐसे 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 लगी हुई होती है, तो क्या हो जाती है, कठोर और पीले रंग की हो जाती है। और धान के जो पौधे होते हैं वो झुकने लग जाते हैं और दाने कठोर हो जाते हैं। और चना और मसूर फली जो होती है वो सूखने लग जाती हैं। फल फसल समय पर ना काटने से नुकसान भी हो सकता है। फिर फसल की कटाई किससे होती है, तो कटाई के लिए पारंपरिक पहले क्या यूज़ करते थे, हंसिया, दरंती या आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है। हाथों हाथों से कटाई में अधिक समय तो ज़रूर लगता है लेकिन नुकसान कम होते हैं। लेकिन मशीन से जो होती है उससे कटाई तो तुरंत हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मड़ाई, थ्रेसिंग आ जाएगी। यह प्रक्रिया फसल से अनाज अलग करने की होती है। धान या गेहूं के बालों से दाना निकालना यह हाथ, बैलों, लकड़ी थ्रेसर या आधुनिक थ्रेसर मशीनों से होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, सफाई और छटाई होगी। मड़ाई के बाद अनाज में भूसी, मिट्टी, कंकड़ आदि मिल जाते हैं। इन्हें छानकर साफ किया जाता है, अच्छी खराब क्वालिटी के दानों को अलग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में स्टोरेज करेंगे। तो साफ सुथरे और सूखे अनाज को गोदाम, कोठियों, प्लास्टिक ड्रम या बोरियों में संग्रहित किया जाता है। नमी से बचाने के लिए नीम की पत्तियां, कीट रोधी दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। ये संग्रहण की प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद अपन का दूसरा क्वेश्चन है, भूमि की तैयारी के महत्व के कारण भूमि को क्यों तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहला क्या कार्य हो जाएगा, कारण हो जाएगा मिट्टी को भुरभुरा और नरम बनाना। तो जुताई से पहले मिट्टी ढीली हो जाती है जिससे बीजों को अंकुरित होने में सहायता मिलता है। जब आप लोग जुताई करा देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी और ढीली हो जाएगी, तो उससे बीजों का अंकुरण अच्छे से हो जाता है और पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी में फैलती हैं और पोषक तत्व ले पाती हैं। फिर दूसरा क्या कारण होता है, जल और वायु संचारण में सुविधा। अच्छी जुताई से मिट्टी में हवा और पानी का संचार होता है। अगर जुताई नहीं करेंगे तो मिट्टी क्या होती है, कठोर रहती है, जिस कारण से वहाँ पे हवा और पानी नहीं जा पाता है। इससे पौधे सड़ते नहीं और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फिर तीसरा क्या है,
पुराने खरपतवार, अवशेष और कीटों को हटाना। खेतों से पिछली फसल के अवशेष, घास पात और कीटों के अंडे होते हैं। जुताई में इन्हें मिट्टी में दबाया जाता है, नष्ट किया कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उर्वरक और खाद के अच्छे मिश्रण में मदद। भूमि की तैयारी के समय खाद, गोबर या उर्वरकों को मिट्टी में अच्छे से मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फिर क्या होता है, समतलीकरण। तो खेत को समतल करने से पानी हर दिशा में समान रूप से फैलता है। इसमें जल भराव नहीं होता और फसल को नुकसान नहीं होता है। फिर बीज बोने की सुविधा। जब भूमि सम और तैयार हो जाती है तो बीज बोना आसान होता है और बीज को समान दूरी और अच्छे से बोया जा सकता है। फिर इसके बाद ये पूछा गया था हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिंचाई क्यों आवश्यक है? सिंचाई खेती में क्यों आवश्यक है? चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। सिंचाई का अर्थ है फसलों को आवश्यकता अनुसार समय समय पर पानी देना। खेत में सिंचाई का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जल के बिना फसल का विकास संभव नहीं है। अगर आप लोग जल के बिना अगर चाहें तो फसल का विकास हो तो वो संभव नहीं है। यदि फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगी या उसके उत्पादन बहुत कम हो जाता है। फिर उसके बाद सिंचाई का खेती में महत्व। सबसे पहले पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक। तो पौधों की कोशिकाओं में 60 से 90% तक पानी होता है। जल के बिना बीज अंकुरित नहीं हो सकते और पौधों को विकास रुक जाता है। फिर सेकेंड क्या होगा, सूखा पड़ने पर फसल को बचाने में सहायक। जब वर्षा नहीं होती तब सिंचाई से फसल को जीवनदान मिलता है। यह प्राकृतिक आपदा से नुकसान को कम करता है। फिर उर्वरकों के सही उपयोग में मदद। सिंचाई से मिट्टी में मिलाए गए खाद और उर्वरक फसल की जड़ों तक अच्छे से पहुंचते हैं और इनसे पोषण सही तरीके से मिलता है और फसल मजबूत होती है। कीट और रोगों से सुरक्षा। कभी कभी पत्तों पर कीट या धूल जम जाती है। सिंचाई से उसे धोया जा सकता है और खेत में नमी बनी रहती है, जिससे पौधे तनाव में नहीं आते हैं। फिर उच्च उत्पादन में सहायक। नियमित और नियंत्रित सिंचाई से पौधों को पूरा पोषण मिलता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। सूखी भूमि की तुलना में सिंचित भूमि में उपज कई गुना ज़्यादा होती है। फिर कृषक की निर्भरता वर्षा पर कम हो जाती है। मानसून अस्थिर होता है, जिसमें वर्षा पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। तो सिंचाई की प्रणाली से किसान आत्मनिर्भर बनता है। फिर सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले नहर सिंचाई, बड़ी मात्रा में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। टपक सिंचाई, बूंद बूंद फल सब्जियों के लिए उत्तम। फव्वारा पानी को वर्षा की तरह फसल पर गिराया जाता है। फिर कुएं और नलकूप, जमीन के नीचे जल का उपयोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फसल की कटाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले फसल के पूरी तरह पकने का इंतजार। यदि फसल पूरी तरह नहीं पकी है और हम लोग काट लेंगे उसको तो वो सड़ सकती है, इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, फसल को पकने के पूरी तरह इंतजार करना चाहिए। फसल तभी कटनी चाहिए जब पूरी तरह पकी हो। जल्दी कटाई करने से दाने कच्चे रह जाते हैं और देर से करने पर दाने झड़ सकते हैं। तो एक समय होता है उसी पर करना चाहिए। उदाहरण, गेहूँ, जब बालियाँ पीली और कठोर हो जाएं और धान जब पौधे झुकने लगे और दाने सख्त हो जाएं तब इनकी कटाई करनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, सूखे मौसम में कटाई करें। कटाई के समय मौसम साफ और सूखा होना चाहिए। वर्षा और नमी में कटाई करने से फसल सड़ सकती है, अंकुरित हो सकती है। फिर तीसरा क्या, उचित उपकरणों का हंसिया, दरंती और आधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों का सही उपयोग करना चाहिए। उपकरण तेज और सुरक्षित होने चाहिए ताकि अनाज बर्बाद ना हो। फिर उसके बाद चौथा है, कटाई की ऊंचाई को भी ध्यान रखें। फसल को जड़ से बहुत ऊपर या बहुत नीचे ना काटें। एक सामान्य जो ये फसल हो गई आपकी, तो ज़्यादा यहाँ से भी ना काटें या फिर यहाँ से भी ना काटें। एक सामान्य जो है तो यहाँ से काटें उसको। और ज़्यादा नीचे काटने से मिट्टी और कीड़े भी साथ में आ सकते हैं और ऊपर से काटने से अनाज छूट सकता है। और पांचवा प्रोसेस क्या है, फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाएं। तो कटाई के बाद फसल को 2-3 दिन धूप में सुखाना चाहिए।
नमी रहने पर भंडारण में फसल खराब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। फिर मड़ाई करते समय सतर्क रहें। मड़ाई के दौरान अनाज को फसल से अलग करते समय सावधानी बरतें। थ्रेशर मशीन या बैलों का उपयोग करते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। फिर अनाज की सफाई और छँटाई। तो मड़ाई के बाद अनाज को साफ और छाँट कर ही संग्रह करें। इससे खराब अनाज अलग हो जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज सुरक्षित रहते हैं। फिर सही भंडारण करें। तो फसल को साफ और सूखे स्थान पर रखें। कीट रहित बोरियों, ड्रम या गोदाम में संग्रह करें और नीम या पत्तियों या कीटनाशक मिलाएं। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। फिर उसके बाद जो होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कटाई के बाद फसल की थ्रेसिंग और सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको मेनली जो होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर लेती हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक पॉइंट बैठा रहे कि ये इसका टॉपिक है, और उसके बाद तो आप खुद से भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि खुद से भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, जिससे आपको भी आसानी मिलेगी याद करने में। तो सबसे पहले क्या है, अच्छा और साफ अनाज मिलता है जब कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। कीटों और बीमारी से बचाव होता है। भंडारण में फसल ज़्यादा समय तक खराब नहीं होती। बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। गंदगी, भूसा, टूटे दाने अलग हो जाते हैं। संग्रह और बेचने में आसानी होती है। कम नुकसान और अधिक लाभ होता है। कटाई के बाद फसल को कैसे संरक्षित करें। तो पहले फसल को अच्छे में धूप में सुखाएं। अनाज को साफ करें। मिट्टी, भूसा, टूटे दाने हटाएं। सूखी और साफ जगह पर रखें। चौथा है, बोरियों या ड्रम में भरें और ढक्कन से बंद करें। पाँचवा है, नीम की सूखी पत्तियां, कीटनाशक डालें। चूहे और कीड़ों से बचाने का उपाय करें। सातवां है, गोदाम को बंद और सुरक्षित रखें। फिर आ जाता है प्रसंस्करण क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है। तो प्रसंस्करण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कटाई के बाद फसल को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह खपत या बिक्री के लिए उपयुक्त बनाई जा सके। प्रोसेसिंग होती है जिसमें फसल को साफ किया जाएगा, उसको स्टोरेज किया जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, ये सारी कार्य प्रोसेस किए जाते हैं। अर्थात उसको ऐसा बनाया जाता है कटाई के बाद तो उसको खपत हो सके या फिर उसकी बिक्री हो सके। इसमें फसल की सफाई, सुखाई, मड़ाई, फटकाई, छटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रसंस्करण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो फसल की गुणवत्ता बनाए रखना, भंडारण के लिए उपयुक्त बनाना, बाजार में ऊंची कीमत दिलवाना, उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार उत्पाद तैयार करना। फिर प्रसंस्करण से किसान को मिलने वाले लाभ। तो अनाज की बर्बादी रुकती है, फसल की कीमत बढ़ती है, रोजगार और लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है, कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। फिर प्रसंस्करण के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सुखाना, ड्राइंग होता है। काटने के बाद फसल में नमी होती है जो सड़न या फफूंदी का कारण बन सकती है, इसलिए फसल को 2 से 4 दिन तक अच्छी धूप में फैलाकर सुखाएं। धूप में सूखने से फसल लंबे समय तक टिकाऊ हो सकती है। फिर उसके बाद मड़ाई, थ्रेसिंग। मड़ाई का मतलब फसल से अनाज को अलग करना है। यह हाथ, बैल या मशीन से किया जाता है। फिर उसके बाद फटकाई। मड़ाई के बाद अनाज और भूसा या हल्की चीज़ों को अलग किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे हवा में उछालकर किया जाता है। अब इसके लिए मशीन भी उपलब्ध है। क्या किया जाता था, जैसे सुपर वगैरह से नहीं की जाती है फटकाई, उसी को बोला जाता है। अब तो इसके लिए भी मशीन उपलब्ध है। फिर उसके बाद सफाई और छटाई। तो छोटे पत्थर, मिट्टी, टूटा हुआ अनाज आदि हटाया जाता है। इससे अनाज की गुणवत्ता बढ़ती है। छटाई द्वारा मोटे, साफ और अच्छे दाने अलग किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगी, पैकेजिंग आएगी। तैयार अनाज को बोरियों, टीन, ड्रम या एयर टाइट डिब्बों में भरा जाता है। पैकेजिंग से अनाज को नमी, कीड़े और अन्य बाहरी कारकों से बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद स्टोरेज क्या है, ये एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि भंडारण क्या होता है। तो भंडारण का अर्थ होता है फसल को लंबे समय तक सुरक्षित, साफ और कीट मुक्त हालत में रखना। अगर फसल का भंडारण ठीक ढंग से ना किया जाए तो कीट, फफूंदी, चूहे, नमी आदि फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो इसमें भंडारण की प्रक्रिया क्या होती है, भंडारण की पूरी प्रोसेस। तो स्थान का चयन, सबसे पहले हम लोग जहाँ पर हम लोगों को किसी भी फसल को रखना है तो वहाँ पर हम लोग चुनेंगे कि कहाँ पर रखना है। तो सबसे पहले भंडारण के लिए सूखा, साफ, छायादार, हवादार स्थान चुनेंगे।
मिट्टी के गोदाम, सीमेंट के कमरे या विशेष भंडारण इकाइयाँ जैसे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज उपयोग में लाते हैं। फिर सेकंड क्या करेंगे, सफाई करेंगे। अनाज को रखने से पहले भंडारण स्थल की अच्छी तरह सफाई करेंगे। फर्श और दीवारों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। फिर अनाज को रखने से भंडारण स्थल को अच्छे से सफाई की जाती है, ये तो पढ़ चुके हम लोग। फिर उसके बाद संग्रहण बर्तन, बोरियां, सूखे और मजबूत जूट की बोरियां, लोहे प्लास्टिक के ड्रम, एयर टाइट कंटेनर या गोदाम का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, कीट नियंत्रण। तो अनाज में नीम की पत्तियां, सूखी लाल मिर्च या सुनिश्चित कीटनाशक डाले जाते हैं। समय समय पर धूप में निकालकर दोबारा भी इनको सुखाया जाता है। फिर नियमित परीक्षण होगा। हर 10 से 15 दिन में अनाज की जांच की जाती है कि कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं लगे हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा धूप में सुखाया जाता है, कीट नियंत्रण किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसल को भंडारण से पहले सुखाना क्यों आवश्यक है। तो उसके निम्न कारण हैं। तो नमी खत्म हो जाती है, कीड़े और फफूंदी नहीं लगते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, गुणवत्ता बनी रहती है, अच्छी कीमत मिलती है, सड़न और खराबी से बचत होती है। इसलिए भंडारण से पहले फसल को सुखाना आवश्यक है। फिर ठंडा स्टोरेज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। तो यहाँ फल, सब्जियों, दूध, मांस आदि को लंबे समय तक ताज़ा रखा जाता है। खराबी, सड़न और कीटों से बचाया जा सकता है। गुणवत्ता और पोषक तत्वों को बनाए रखना, फसल को सीजन के बाहर बेचने लायक बनाना, किसान को उचित समय पर उचित मूल्य दिलवाना। फिर प्रसंस्करण के दौरान पैकेजिंग क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फसल को सुरक्षित रखती है, धूल, नमी, कीड़े और बाहरी नुकसान से बचाती है। बाजार में बिक्री आसान होती है। सही पैकिंग से उत्पाद आकर्षक दिखता है। स्वच्छता बनी रहती है। खाद्य सामग्री को गंदगी और संक्रमण से बचाती है। फिर चौथा है, परिवहन में सुविधा होती है। पैकिंग से सामान टूटता फूटता नहीं है। पांचवा, अच्छा मूल्य मिलता है। अच्छी पैकिंग से ग्राहक ज़्यादा मूल्य देने को तैयार रहते हैं। इसलिए प्रसंस्करण के दौरान सही पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद भंडारण के लिए आधुनिक तकनीकें महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहला क्या होगा, लंबे समय तक फसल सुरक्षित रहेगी। कोल्ड स्टोरेज से सब्जियां, फल, दूध आदि जल्दी खराब नहीं होते हैं। कीटों और चूहे से बचाव, एयर टाइट कंटेनर और कीटरोधी तकनीक नुकसान से बचाती हैं। भंडारण में नुकसान कम होता है। नमी, सड़न और फफूंदी को रोका जा सकता है। कम जगह में अधिक भंडारण, तो साइलो और मेंटल बिन जैसी आधुनिक भंडारों में होता है। उचित समय पर फसल बेचकर ज़्यादा मुनाफा होता है। बाजार में मांग और कीमत देखकर फसल निकाली जा सकती है। फिर गुणवत्ता बनी रहती है। फसल ताज़ी, स्वच्छ और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रसंस्करण में ब्रीडिंग और छटाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गुणवत्ता अनुसार वर्गीकरण होता है। अच्छे, माध्यम और खराब उत्पादक अलग किए जाते हैं। सेकेंड है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। उच्च गुणवत्ता वाली फसल ज़्यादा दाम पर बिकती है। स्वच्छ और सुंदरता बढ़ती है। ग्राहक को साफ और आकर्षक उत्पाद मिलते हैं। पैकिंग और परिवहन आसान होता है। सामान और गुणवत्ता वाली वस्तुएं एक साथ पैक होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, भंडारण में सुविधा, सड़े गले या खराब दाने को हटाने में पूरी फसल सुरक्षित रहती है। तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। बस एक बार आप मुख्यतः क्या देख लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं, लेकिन थोड़ा बुक की भाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी देख लीजिएगा, इससे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।